बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम हीट ट्रांसफ़र का फर्स्ट मैकेनिज़्म यानी कि कंडक्शन स्टडी कर रहे थे, जो कि मेनली हीट ट्रांसफ़र सॉलिड्स के अंदर जो है उसको डील करता है। क्योंकि उसमें पार्टिकल जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि वहीं पर जब उनको हीट एनर्जी मिलती है तो उनकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, और वो अपने नेबर पार्टिकल के साथ फिर वो इस वाइब्रेशन एनर्जी को शेयर करते हैं। यूँ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट यूँ पूरी बॉडी के अंदर जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ये सॉलिड्स से रेलेवेंट था, और इसमें जहाँ पर लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन को छोड़ा था वो था आर वैल्यू। आर वैल्यू का मतलब क्या है? बेसिकली आर वैल्यू थर्मल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फैक्टर बनाया गया है। यानी कि अगर आर वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो हीट रेजिस्टेंस फॉर दैट मटेरियल इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू द आर वैल्यू द ऑफ मटेरियल हैविंग लेस वैल्यू। इसको हीट थर्मल रेजिस्टेंस भी कह देते हैं और इसको आर वैल्यू भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट भी थोड़ी ट्रांसफ़र होगी उस मटेरियल में से एक साइड से दूसरी टाइप पर। अगर थर्मल रेजिस्टेंस कम है तो हीट जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगी। लिहाजा बिल्डिंग मटेरियल वगैरह जब सेलेक्ट करते हैं, जब बिल्डिंग बनाई जाती हैं, तो उसमें इस चीज़ को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है कि किसी जिस तरफ मटेरियल जो है जो उसको यूज़ करना है कि उसमें थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है, उसकी आर वैल्यू कितनी है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे इस इलाके में अगर हम कहते हैं कि ऐसा मटेरियल तलाश कर लें जिसकी आर वैल्यू कम हो, यानी कि उसकी थर्मल रेजिस्टेंस थोड़ी हो, तो उसका नतीजा क्या होगा कि बाहर से हीट जो है वो हमारे कमरों में बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होगी टूवर्ड्स इनसाइड, तो फिर तो हमारा बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर सर्दियों में हम कमरे को गर्म करेंगे किसी हीटर की मदद से, किसी चीज़ के भी साथ, तो अगर उसकी आर वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, इंटरनल टेम्परेचर जो होगा वो टूवर्ड्स द आउटर साइड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लिहाजा ये थर्मल रेजिस्टेंस या आर वैल्यू ऑफ मटेरियल जो है वो इसकी एक बड़ी वर्थ है बिल्डिंग मटेरियल को सेलेक्ट करते हुए। तो फिर हम अपनी पहली डिस्कशन यानी कंडक्शन की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक स्लैब है जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। जिस तरह ईंट है होती है, ईंट की एक साइड जो है वो उसको वो कहते हैं ये एरिया ए है, और उसकी थिकनेस जो है दैट इज़ इक्वल टू डी एक्स, यानी कि इसकी ये मोटाई इस साइड से इस साइड से डी एक्स है, और इसकी ये पूरी एक साइड का जो एरिया है वो ए है। और उसमें टेम्परेचर जो है हमारी दो साइड, एक साइड के ऊपर T1 हो जाए, दूसरी साइड के ऊपर T2 हो जाए, यानी कि T1 ज़्यादा है T2 कम है। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि दोनों हिस्सों में जो हीट जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो dt अगर हो जाए, इस साइड पर भी इस फेज से इस फेज की तरफ D2 हो dt हो जाए, यानी कि डिफरेंस इन टेम्परेचर dt से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फिर ये जो हीट जो होगा हमारे पास, जो लास्ट टाइम हमने कहा था कि H कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो दैट इज़ गिवन एज लाइक दैट कि H इज़ इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। और नेगेटिव साइन जो हमें ये बताता है कि वो जो ट्रांसफ़र जो है वो डिक्रीजिंग, जिस तरफ को डी टी ओवर डी और डी एक्स की वैल्यू कम हो रही है उस तरफ को जो है हमारी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। और इसी को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कहते हैं कि जब एक साइड एक प्लेस से दूसरी जगह पर किसी चीज़ की वैल्यू को चेंज आती जाती है, उसको एक ऐसी डायरेक्शन जहाँ पर मैक्सिमम चेंज हो उसको हम कह देते हैं ग्रेडियंट का नाम लफ्ज़ दे देते हैं। तो इसका मतलब इसको उन्होंने टेम्परेचर ग्रेडियंट का नाम दे दिया। अगर इस रिलेशन को देखें माय डियर, तो ये वही रिलेशन है जो पहले ये जो ऊपर ये जो रिलेशन है ये उसी की एक थोड़ी सी मॉडिफाइड फार्म है। ये रिलेशन की ये मॉडिफाइड फार्म है D2 माइनस D1, सॉरी T1 माइनस T2, यानी कि हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर को ना उसको DT कह दिया, और
ये जो उसकी थिकनेस है, लेंथ जिसको यहाँ पर थिकनेस है, ये जो है यहाँ पर, यानी मटेरियल अगर इस तरफ से जाती है, हीट इस तरफ को फ्लो होती है, तो ये लंबाई कितनी है? उसने कहा dx है। ये इसी को ज़रा थोड़ा सा उसने कंसाइज फॉर्म में लिख दिया है कि ये कि h इज़ इक्वल टू के ए डी टी ओवर डी एक्स, ये उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। और ये तो है माय डियर कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन जिसको अभी मैंने कहा था कि हीट जो है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स मूव होती है, और मेनली इट डील्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ऐसा एक प्रोसीजर है, ऐसा एक मेथड है जिसमें हीट जो है वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कह लें या मॉलिक्यूल्स कह लें, उसकी के नतीजे में हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। आपको पता है कि सॉलिड्स के अंदर तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पर, मगर लिक्विड और गैसेस, इसमें तो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेथड जो है हीट ट्रांसफ़र का, ये मेनली डील्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। बेसिकली इन दोनों चीज़ों को एक फ्लूइड का नाम दिया जाता है। फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसी वो स्टेट ऑफ मैटर कि जिसमें हीट जो है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो सकता हो ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो फ्लूइड में हीट ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास कन्वेक्शन है। तो इसमें हीट जो होती है वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट करें पानी है, पानी की एक साइड को हम गर्म करना शुरू कर देते हैं, तो दूसरी साइड पर हीट जो होता है वो हाई एनर्जी पार्टिकल जो होते हैं वो दूसरी तरफ पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो उसका इसी तरह जब हम देखते हैं हवा में है, गैसेस की शक्ल फॉर्म जो है हमारे पास हवा है मेनली। हवा में क्या होता है, अगर एक साइड से हम गर्म करना चाहते हैं, कमरे को गर्म करते हैं, तो पार्टिकल आपको पता है कि वो एक्चुअल मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है, हवा ऊपर को उठ जाती है, और फिर जो साइड्स में जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है वहाँ से मूव करके वो उस तरफ को आ जाती है गैस। और यही हमारे पास कंसेप्ट है रोशनदान वगैरह का, सब चीज़ों का। तो मेनली ये डील्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स। अब देखते हैं कि जो फैक्टर्स जो हैं किन किन पर जो है वो जो हीट ट्रांसफ़र जो है वो कन्वेक्शन में बेस करती है। नंबर 1 पर है टेम्परेचर डिफरेंस। आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें ये टेम्परेचर हीट जो है वो जल्दी से ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, आपने यही हमेशा पढ़ा है कि वहाँ पर हवा ऊपर को उठ जाती है, या वहाँ से दूसरी तरफ को जितना दूसरी तरफ से रश करेगी। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस ही एक मेन चीज़ है। सॉलिड्स में पहले में भी देखा था कि ट्रांसफ़र हीट जो होगा, जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना तेज़ी से जाएगी। और दूसरे नंबर पर है नेचर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की नेचर क्या है, ज़्यादा विस्कस होगा तो मुश्किल से जाएगी, लेस विस्कस है तो जल्दी से जाएगी। फिर ऐसा मटेरियल है जो उसका हीट को तेज़ी से कंडक्ट करता है, तो वो भी उसमें हीट जो है वो तेज़ी से जा मूव करेगी। अगर फर्स्ट करें, मैं ऐसे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपके पास ये जो मरकरी पारा जो है जिसको हम कहते हैं, आपको पता है ये एक फ्लूइड की शक्ल है, और दूसरी तरफ ये एक अच्छा कंडक्टर भी है। अगर उसको गर्म करते हैं तो उसमें हीट बड़ी जल्दी से जाएगी। और लेकिन इसके मुकाबले में अगर किसी और चीज़ को लेते हैं लिक्विड में, फर्स्ट करें उसके मुकाबले में पानी की बात करें तो उसमें कम। तीसरा फैक्टर जो है वो कहता है कि डेंसिटी है, विस्कासिटी है, स्पेसिफिक हीट है, और ये थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह, ये सारे मटीरियल में जो फैक्टर्स हैं वो कन्वेक्शन के लिए इफ़ेक्टिव हैं। और फिर उसमें बात यह है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। फर्स्ट करें कि पानी को आप गर्म करते हैं, अगर किसी पंप के ज़रिए बड़ी तेज़ी से एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र उसको कर देते हैं तो हीट उतनी तेज़ी से वहाँ पर चले जाएगी। आपको शायद यहाँ पर तो एक्सपीरियंस नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में घरों के अंदर एक हीटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़े बॉयलर में वो पानी को गर्म करते हैं, फिर एक मोटर के साथ उसको पूरे घर में सर्कुलेट कर देते हैं, और वो तेज़ी के साथ वो पूरे घर के अंदर वो
हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अब कहते हैं कि नेचुरल जो है कंडक्शन कहाँ कहाँ पर होती है। वो कहते हैं कि व्हेन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्टेंसेस डेंसिटी की वजह से है। अब वो उसकी मेन चीज़, जब कहीं पर हम आग जलाते हैं तो क्या होता है, वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही है कि वो जहाँ पर आग जलाते हैं वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है, हवा हल्की होकर ऊपर को उठ जाती है, और दूसरी तरफ से ये एक अपना जो है हीट जो है वो ठंडी हवा जो रश करती है टूवर्ड्स दैट प्लेस वेयर द डेंसिटी हैज़ डिक्रीज्ड। तो ये एक नेचुरल है, हम उसको तो मूव नहीं करवा रहे, तो ये एक नेचुरल का है। दूसरी उसके एग्जांपल भी वो कह देते हैं कि एयर फ्लो जो अब और बीच बीच क्या है, कराची में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि हवा चलती रहती है। वो क्यों चलती रहती है कि दिन के वक्त पानी जो है वो गर्म हो जाता है, सॉरी पानी जल्दी से गर्म नहीं होता, इसके मुकाबले में सैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। जब धूप पड़ती है जो ज़मीन है, सैंड है, वो गर्म हो जाती है, तो उस पर पानी जो हवा होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो पानी की तरफ से हवा जो है वो टूवर्ड्स सिटी या टूवर्ड्स शोर, टूवर्ड्स बीच एरियाज, जो एरिया होता है, जो अर्थ होती है उसकी तरफ तेज़ी से वो मूव करती है। क्योंकि रेत गर्म हो गई, वहाँ पर हवा ऊपर को उठ गई, डेंसिटी कम हो गई, तो पानी पर जो हवा की डेंसिटी ज़्यादा थी तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा उस तरफ मूव कर जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में रात को क्या होता है, पानी जो है वो सैंड की निस्बत देर से ठंडा होता है। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के मुताबिक क्या है कि जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वो ठंडी भी जल्दी होती है। तो पानी जो है वो देर से ठंडा होता है, तो रात के वक्त जो रेत है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। फिर वो जो प्रोसीजर जो दिन के वक्त हुआ था, हवा उससे उलट चलना शुरू होती है। क्योंकि हवा का पानी के ऊपर जो हवा है वहाँ पर टेम्परेचर पानी का ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम है, और जो सैंड के ऊपर है हवा वो टेम्परेचर कम होने की वजह से डेंसिटी ज़्यादा होती है। लिहाजा सैंड से यानी कि सिटी से टूवर्ड्स सी पानी की तरफ हवा मूव करना शुरू कर देती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, चलता रहता है। और दूसरी बात कि कभी हम देखें ये फोर्स कन्वेक्शन भी होती है। वो फोर्स कन्वेक्शन क्या है कि हम खुद किसी फ़ैन हीटर के साथ कोई पंखा लगाकर, जिसको पहले मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि वो घरों के अंदर एक पंप लगाकर वो पूरे गर्म पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर वो सर्कुलेट करवाते हैं, तो वो यूँ हीट ट्रांसफ़र होती है। ये फर्नेस जो होती है इसके अंदर जो इसको हीटिंग सिस्टम होता है वहाँ पर भी बाकायदा फ़ैन लगाए जाते हैं उसके नतीजे में, ताकि वो वहाँ पर जो गर्म हवा है वो उठ जाए और वहाँ पर ठंडी हवा आए, और इसके नतीजे में जो आग जो है वो उतना तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। अब इंशाल्लाह थर्ड मैकेनिज़्म है आपके पास रेडिएशन। ये नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।